हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम लोग यूपीएसआई पेपर 2021 का एनालिसिस करेंगे, जिसमें उस पेपर का क्या स्टैंडर्ड था, क्या उसमें क्वेश्चन थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, सारा कुछ हम लोग समझेंगे वन टू ऑल। ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं उनको एक एक करके हम समझाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर इसका वेटेज जानना है, इसका वेटेज क्या रहता है, सिलेबस कैसे आता है, ये सब कुछ पहले समझते हैं। तो आइए देखते हैं। इस पेपर में सबसे पहले इस पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सेक्शन है? सामान्य हिंदी, मूल विधि, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि। ये हिंदी और जीके जीएस। इसके बाद क्या है? मैथमेटिक्स है आपका, और लास्ट में रीजनिंग है। सभी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सभी के 40-40 क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी के इक्वल मार्क्स हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल अंक रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि टोटल अंक आपके पास कितने हैं? टोटल अंक यहाँ पर 400 है और 160 क्वेश्चन है। आपके पास समय कितना है? 2 आवर है। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि आपको 120 मिनट में 160 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये सिलेबस जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड हुआ है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है। अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं। मानसिक अभिरुचि, ये रीजनिंग का सिलेबस है। मैथमेटिक्स का सिलेबस मैथमेटिक्स में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। ये रीजनिंग का सिलेबस है जो चौथे नंबर पर है, और इसमें लगभग 27 टॉपिक्स हैं। 27 टॉपिक्स हैं जो एक एक करके आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो आगे देखते हैं। इसको हमने शेड्यूल कर दिया है। शेड्यूल ये किया है कि इसमें रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेशनशिप से आते हैं। आपका समझते होंगे रक्त संबंध जैसे क्या है, किसी से क्या रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, पापा मम्मी, तो बहुत सारे रिलेशन आते हैं। मतलब उसमें रिलेशन में क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको उसमें रिलेशन को खोजना होता है कि इन 2 व्यक्तियों के बीच में या 3 व्यक्तियों के बीच में रिलेशन क्या है। राइट। नेक्स्ट आता है स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर। मतलब क्या है? असमान को चिन्हित करना। कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो अलग होते हैं, उनको हमें उसमें से छांटना रहता है। 3 एक जैसे रहते हैं, एक अलग रहता है। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है संकेत लिपि और संकेतिक लिपि को समझना। कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है। रक्त संबंध आता है। यहाँ पर संबंध आंशिक, वो भी लगभग क्वेश्चन ऐसे ही मैच करते रहते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेट के बेस पे आते हैं। टाइम सीक्वेंस आते हैं। तो आप लोग के सामने पूरा सिलेबस है। देखिए, वेन अरेख आता है, गणितीय योग्यता परीक्षण आता है, और क्रम व्यवस्थित करना। ठीक है। एनालॉजी आती है। ठीक है। सिमिलरिटीज आती हैं, ये भिन्नता आती है, डिफरेंसेस आती हैं। तो सारे सिलेबस आपके 14 सिलेबस यहाँ पर देख रहे होंगे। सारे सिलेबस जो है वो इस तरह से कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 15th पोजीशन पे क्या आता है? खाली स्थान भरना। कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एक खाली स्थान रहता है और वो कुछ रूल फॉलो करता है, उसको फिल करना होता है। तो उसको फिल करने के लिए हमें अपने लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो सारे सिलेबस को हम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हमारी टीम जो भी है, सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप उसको एक एक करके बढ़िया समझिए, बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना। विश्लेषणात्मक निर्णय मतलब एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट इज विजुअल मेमोरी। चलिए, ये हो चुका है विजुअल मेमोरी। नेक्स्ट इज विभेदन क्षमता मतलब डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, फिर कॉन्सेप्ट्स मतलब अवधारणा होती हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग होता है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन होता है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज होती है, मतलब कहने का मतलब एबिलिटी टू द डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स। मतलब सारे सिलेबस आपके सामने हैं। सारा सिलेबस हमने जो डिस्कस किया है, इस सिलेबस में एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप लोग समझ सकते हो आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 40। और हमारे पास टॉपिक जो अभी आपने कवर कर रखे हैं कितने हैं? 27। अप्रोक्सीमेट 27 टॉपिक्स हमारे पास हैं। 40 क्वेश्चन आने हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन वो डालेगा ही, है ना। किसी ना किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? तभी 40 पूरे होंगे। तो कहने का मतलब आपको हर टॉपिक 27 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। तो आइए हम लोग सिलेबस का डिस्कशन होने के बाद अब आते हैं कुछ क्वेश्चनों पे जो लास्ट ईयर पे आए हुए थे। उन क्वेश्चनों को एक एक करके समझते हैं, अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं,
और उसका लेवल क्या है वो लेवल समझते हैं, और जो भी लेवल है उस लेवल से हाई करके हम लोग कोशिश करेंगे कि उस लेवल से हाई ही रखें ताकि आपका पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट ईयर 2021 में यूपीएसआई में दिसंबर एग्जाम जो हुआ था वो पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश से आप प्रेफर करिए, हिंदी मीडियम से हैं हिंदी से प्रेफर करिए, दोनों लैंग्वेज बाय लैंग्वेज पेपर रहता है। तो पॉइंटिंग अ मैन अ वुमन सेड हिज फादर्स ओनली, सन इज माय फादर, ओके, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, मतलब वो वुमेन कैसे मैन से रिलेट करती है। हिंदी में समझिए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है। अब देखिए इसमें पुरुष महिला, तो मतलब महिला के लिए आप सीधा सीधा एम बना ली, वुमेन बना लीजिए। महिला के लिए क्या करेंगे, वुमेन। एक वुमेन है तो एक पुरुष की ओर एक मेन है, सपोज दैट ये कोई मेन है, इसकी ओर वो क्या कर रही है, संकेत करते हुए कहती है। क्या कह रही है, उसके पिता का इकलौता बेटा, उसके पिता का इकलौता बेटा मेरे पिता है। इसके पिता का मान लो ये फादर है, अब इसके फादर ये है और इसका इकलौता अगर बेटा है तो इकलौता बेटा तो यही होगा ना वो, तो इकलौता बेटा समझिए, पिता का इकलौता बेटा मेरे पिता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पिता के पिता का, तो उसके पिता का ये लीजिए, उसके पिता के पिता मतलब पिता के पिता, यहां पहुंच गए आप, इसके पिता के पिता का इकलौता बेटा तो ये हुआ, और इसके पापा है, वो इसके पापा है, मेरे पिता है। तो समझिए कि इसके पिता के जो पिता है वो क्या है, इसके पापा हैं। तो आपस में ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए कि नहीं हुए, आपस में ये बहन होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर। पहला क्या होगा, सिस्टर। मतलब क्या है कि वो उसकी खुद की ही बहन है, समझ में आई बात, या उसका खुद का भाई है, राइट, दोनों भाई बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि दिए गए विकल्प में से असंगत शब्द, संख्या या अक्षर युग्म का चयन करिए। मतलब जो इसमें दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चारों में से अलग कौन सा है, असंगत कौन सा है। तो समझिए इसमें सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ये थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा टेस्ट कर दिया, अगर आपको इंग्लिश आ रही है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड मीनिंग आ रही है तो आप आसानी से कर लोगे इसको। तो देखिए अपोलाइज मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इसमें कुछ दुखी टाइप का, मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है, कुछ दुखी टाइप का। रिग्रेट मतलब खेद है, और वरी मतलब इसमें भी दुखी टाइप का होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रशंसा। तो कहने का मतलब आपके सारे ऑप्शन जो हैं वो एक ही मीनिंग को शो कर रहे हैं। सारे ऑप्शन क्या कर रहे हैं, एक ही मीनिंग को शो कर रहे हैं, एक ही मीनिंग को शो कर रहे हैं, एक ही मीनिंग को शो कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा है जो अलग दिख रहा है, इसमें इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा। बाकी सब दुखी का है, बाकी सब दुखी उससे रिलेटेड है, राइट, समझ में आएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए अब ये आ गया कौन सा क्वेश्चन, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड क्या है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब समझिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ होता है, उसके नीचे साउथ होता है, इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। अब सबसे पहले वो पर्सन क्या करता है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। तो पश्चिम क्या हुआ, ये हुआ। तो 5 किलोमीटर जब वो पश्चिम दिशा में चलेगा तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ये आया, 5 किलोमीटर चला। अब 5 चलने के बाद वह मुड़कर, वह बाएं मुड़कर, अब समझिए जैसे आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे आप सीधा जा रहे हो तो बाएं मुड़ोगे तो अपने इधर मुड़ोगे, लेफ्ट, ठीक है। वैसे वो अगर इस तरह से आ रहा था, समझिए इस तरह से आ रहा था तो वो मुड़ा तो लेफ्ट ऐसे मुड़ेगा, कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, तो ऐसे मुड़ेगा नीचे की तरफ, ये बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने के बाद कितना चला, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर ये चला। बाएं मुड़ने के बाद कितना चला, 10 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़ गया, फिर से बाएं मुड़ गया, 5 चला, ये लो। तो ये आ गया कौन सी, नॉर्थ साउथ वाली लाइन पे आ गया। जब 5 चलता है तो अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा पर जाना चाहिए या चलना चाहिए। तो बताओ, उसका घर तो ये था, अब वो यहाँ पहुंच चुका है तो किधर जाएगा, वो नॉर्थ की तरफ जाए कि नहीं जाएगा,
तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। राइट, समझ में आ गया होगा। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लास्ट ईयर जो 2021 में पेपर हुआ था, स्टैंडर्ड ये था। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो ये पेपर नथिंग था, कुछ नहीं था आपके सामने, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पेपर का स्टैंडर्ड जो भी था, बट थोड़ा सा मेहनत अगर आप कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। मतलब ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है। ए माइनस, तो आपको क्या करना होता है कि इसमें जो प्लस माइनस की बात कही होती है, उस प्लस माइनस को आपको समझना है, और उसके साथ साथ क्या रिलेशन बता रहा है, मतलब प्लस का मतलब क्या रिलेशन है, ठीक है, माइनस का मतलब क्या रिलेशन है, ये स्टार बना हुआ है तो क्या रिलेशन है, हाइपर मतलब डिवाइड किया है तो क्या रिलेशन है, आपको सारे रिलेशन समझने हैं। उसके बाद उन रिलेशन को ऑप्शन में अप्लाई करना है जो आपसे पूछा गया है। तो जेड एक्स का भांजा या भतीजा है, तो जेड एक्स का भांजा या भतीजा तब होगा जब दिस, इसको हम अप्लाई करेंगे वाई अपान जेड, वाई अपान जेड को अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वाई अपान जेड का मतलब हो जाएगा, जैसे ए अपान बी का मतलब होता है ए बी की बहन है, तो यहाँ पर वाई अपान एक्स का मतलब हो जाएगा वाई एक्स की बहन है, और प्लस जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा, भतीजा। कहने का मतलब ये आपस में एक दूसरे का, ये आपस में बेटा हुआ और ये भतीजा बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस का मतलब बेटा और ये बहन, तो ये भतीजा नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेड प्लस वाई अपान एक्स। तो आपको अच्छे से रिलेशन को पहले समझना है, जो गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में डिवाइड का मतलब बहन ही होता है, हर क्वेश्चन में इसका मतलब भाई ही होता है, नो। जैसा करंट क्वेश्चन में जो ऑप्शन उसने दिया है, जो लिखा है, उसको अप्लाई करेंगे। आप एक क्वेश्चन रट लिए कि सर ने बताया था, ऐसा नहीं है। प्लस का मतलब कहीं पर बेटी बोल सकता है, माइनस का मतलब कहीं बेटा बोल सकता है, तो वो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। राइट, चलिए समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में समझिए, एक महिला 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली। अब ये भी वही हमने बताया था आपको कि कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसके 2 से 3 क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, तो डाल दिया, दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर क्या है, एक महिला, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्शन बनाना है। डायरेक्शन बना लीजिए, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब ये महिला इसमें क्या कर रही है, चल रही है। कहाँ चल रही है, चलाइए इसको। एक महिला किलोमीटर 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली, पूर्व किधर होता है, ये। ठीक है, चलिए 9 किलोमीटर ये महिला यहाँ से यहाँ तक गई, 9 किलोमीटर। अब 9 जाने के बाद क्या किया उसने, दाहिने मुड़ी। दाहिने का मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो, दाहिने इधर मुड़ोगे तो दाहिने मुड़ी, क्योंकि फेस जिधर होता है उसके अकॉर्डिंग सोचा जाता है। दाहिने मुड़ने के बाद कितना चल रही है, दाहिने मुड़ी और 9 किलोमीटर फिर चली, तो बराबर बराबर फिर से चली 9 किलोमीटर, ये गई 9 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, मतलब फिर से वो दाहिने मुड़ी, ये दाहिने मुड़ती है और 4 चलती है। राइट, अब इसके बाद क्या करती है, उसके बाद वह 14 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। अब यहां जाने के बाद उत्तर किधर है हमारा, सॉरी जल्दबाजी में यहां पे समझिए, हमने नॉर्थ इधर लो, उल्टा क्यों कर रहा, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए, अब ये 9 किलोमीटर तो चलाइए, पहले 9 किलोमीटर चलाइए इसको, 9 दिस देन 9 दिस, राइट, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर। ठीक है, अब 9 करने के बाद उसने क्या किया, 4 किलोमीटर बैक साइड आई, ये 4 किलोमीटर बैक साइड आई। 4 के बाद उसने 14 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ होता है, अब हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो अब गई, कितनी गई, 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर चला दीजिए, ये पूरा 14 आया, तो 9 माइनस कर देंगे तो ये बचा कितना, 5 बचा। अब इसके बाद क्या कर रही हो, दाहिने मुड़कर 11 किलोमीटर गई, दाहिने मुड़ गई, ये अब 11 चली जा रही है, 11 चली। इसके बाद क्या कर रही है, और अंत में दाहिने मुड़कर 5 आ गई, दाहिने मुड़कर 5 आ गई, तो फिर से वो एक इसी वाली एक्सिस पे नहीं आ गई, क्यों, क्योंकि 5 वापस आएगी, 5 वापस गई थी, 5 वापस आ गई, तो यहाँ पर फिर से हम ई वाले डायरेक्शन पे आ गए। तो आप बताओ, ये आपका यहाँ से 11 किलोमीटर है, और इधर कितना था, इधर कितना था, 5, क्योंकि 4 वापस आए थे, तो 4 अगर आप वापस हुए थे तो ये 5 था। तो अब बताइए, ये पूरा पूरा 11 है और पीछे का 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, जैसे डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन पे आप मूव करते जाइए, ऑटोमेटिक है आप वहां पे पहुंच जाओगे
तो यहाँ पे पूछा क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी आ गई, यहाँ पर 16 किलोमीटर आ जाएगी। आपके पास ऑप्शन है 16 किलोमीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें। यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, क्वेश्चन को कैसे करना है, अटेम्प्ट करना है, स्पीड कितनी रखनी है, सारी चीज समझनी है। देखिए यहाँ पर बात कही है डैमेज को रिपेयर लिखा है। डैमेज को क्या लिखा है, रिपेयर लिखा है। मतलब डैमेज के कंपेयर में उसने रिपेयर को लिखा है, तो इसके कंपेयर में क्या लिखा जाए। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन बताइए, इन दोनों का रिलेशन क्या है और किस आधार पर रखा गया है। तो आप समझते हो अगर कोई चीज क्या है डैमेज हो रही है, कोई चीज डैमेज हो रही है, तो मतलब क्या है, उसको रिपेयर करते हो। इसका मतलब ये इसका अपोजिट रखा है। अब विस्फर मतलब विस्फर मतलब क्या है कि फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ। साउथ में चिल्लाना, दिस इज साउथ। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अपोजिट वर्ड का यूज किया है। अगर यहाँ अपोजिट है तो यहाँ पर भी अपोजिट यूज कर दीजिए आप। जो रिलेशन यहाँ पे रहेगा वही रिलेशन हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है। मतलब मान लीजिए किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, ये 40 बच्चे हैं टोटल 40 बच्चे हैं। अब इस 40 बच्चों में ऊपर से 12वां है, मतलब ऊपर से इसका स्थान कौन सा है, इस बच्चे का स्थान सपोज दैट कितना है, 12वां है। जब 10 लड़के और जुड़ जाते हैं, मान लीजिए क्लास में 10 लड़के और आ गए, कितने हो जाएंगे, अब 50 हो जाएंगे। तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। एक कम का मतलब आप समझिएगा, एक कम का मतलब यहाँ बच्चे 11 नहीं कर देना। यहाँ पे क्या करना है, स्थान एक कम। क्लास में स्थान कम होने का मतलब क्या होता है, क्लास में स्थान कम होने का मतलब होता है डाउन हो जाना। मतलब रैंक आपकी 12 थी, आपकी पोजीशन क्या चली गई, 13 चली गई। ठीक है, तो आपकी पोजीशन कितनी चली गई, 13 चली गई, मतलब एक कम हो गई। पहले 12वें पोजीशन पे आप रहते थे, आप 13वें पोजीशन पे आ गए। तो आखिर से उसका नया स्थान कौन सा होगा, आखिरी से उसका नया स्थान। तो आप बताओ, आपको 50 बच्चों में आखिरी से नया स्थान ज्ञात करना है, तो 50 में से पहले 13 माइनस करो और एक खुद वो रहेगा वहां पे, तो +1 कर लो। बस यही फंडा इसका। तो 50 में से 13 माइनस करो, कितना आएगा, 37 आएगा। और 37 में अगर +1 करो कितना आएगा, 38। ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात। तो ये इसका लॉजिक होता है कि 50 में नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो उसको आपको समझना है। अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बच्चे घट रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारा कुछ समझना है। और ये सारे कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे जब हमारे कंटिन्यूअस सारे लेक्चर आएंगे, तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये सीरीज है, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन हलवा है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए आपको दिखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। समझिए, 18 का डबल किया 36, 36 का डबल किया 72, 72 का डबल किया 144, 144 का डबल करिए 288, 288 को डबल कर दो, कितना आया, 576। ठीक है, समझ में आया होगा। 18 गुणे 2, आपको टेबल तो आती है ना, बताओ, ये छोटी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। देखिए बस डबल करते चला गया, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करते चला जा रहा है, और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 576। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 9। चलिए, हाँ, इस टाइप क्वेश्चन जो आते हैं इसमें क्या होता है कि आपको साइज जो भी दिया गया है, शेप दिया गया है, उसके आधार पे उसमें कितने स्क्वायर होंगे। इसमें देखिए और भी वैरायटीज क्वेश्चन की आती हैं, ट्रायंगल भी आता है, कितने, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। ठीक है, स्क्वायर बड़े बड़े आ जाते हैं, रेक्टेंगल आते हैं, इसमें ऐसे पार्टीशन कर देता है, इससे छोटे छोटे अंदर बना देगा, तो कितने स्क्वायर हैं, जैसे क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपको और भी क्वेश्चन आ जाएंगे, सर्कल बना देगा, कई सारे सर्कल मिक्स करके ये, तो मतलब उसमें आपको पूछ लेगा कितने इस तरह के शेप बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन तो इसका आता ही आता है, इसमें आपको शेप निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन अ गिवन फिगर। तो इसका कॉन्सेप्ट बस यही है कि आपको शेप को काउंट करना है। शेप को काउंट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 बताए जाएंगे। तो इसमें क्या है, सारे शेप आप काउंट करिए, और काउंट करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, 17। टोटल कितने से इसमें शेप होंगे, 17 शेप होंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट, एक्स वाई के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। सपोज दैट ये एक्स और वाई है,
एक्स और वाई है। अब ये एक्स है और ये वाई है। एक्स जो है वाई के कहाँ बैठा है, दाईं ओर बैठा है, तो एक्स वाई के दाईं ओर बैठा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दाया और बायां किसके हिसाब से डिसाइड करोगे, अपने हिसाब से, उनके हिसाब से करोगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्स को आप वाई के दाईं ओर बैठा दीजिए। मान लीजिए एक लाइन पे बैठे हैं दोनों। अब एक्स वाई के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, एक्स वाई के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, सपोज दैट ये वाई हमारी तरफ फेस करके अगर बैठा है। देखो दो तरह से क्वेश्चन होते हैं। होता क्या है कि आप अपने तरफ फेस करके सॉल्व कर रहे हो या अपने फेस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो, तो दोनों लॉजिक से होते हैं क्वेश्चन। तो आप मान लीजिए कि वाई हमारे तरफ फेस करके बैठा है। अब ये वाई जब हमारी तरफ फेस करके बैठेगा तो इसका दायां तो ये होगा राइट, इसका लेफ्ट ये होगा। तो बोला है क्वेश्चन पे एक्स वाई के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो वाई के दाईं ओर यहां बैठा दीजिए। फिर क्या हुआ है, 5 स्थान दाईं ओर जाता है, मतलब एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है। तो अब इस समय दाया क्या चल रहा है, दाया इधर है क्योंकि ये हमारी तरफ फेस करके बैठे हैं। तो दाया 5 स्थान आगे गया, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये आ गया, 5वें स्थान पर आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है, तो माया तो उधर था, हमने जो माना उसी पे करना है। तो 1 2 3 4 5, 5 स्थान वाई जाता है, कहां पे, बाईं ओर जाता है। तो अब बताइए क्या पूछा है, और वे दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं। एक छोर पर ये पहुंच गया वाई, एक से यहां आ गया। अब बताइए बीच में पंक्ति में कितने व्यक्तियों कुल संख्या कितनी है, मतलब क्या है कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अगर ये खिसके होंगे तो बीच में कोई आया भी तो होगा और उनकी भी जगह लिया होगा, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपका ऑप्शन 12। ठीक है, मतलब क्या है कि टोटल पंक्ति में कितने, एक पंक्ति में पूछा गया, उनके बीच में नहीं पूछा। देखिए यहाँ ट्विस्ट कर सकता था, अगर पूछता पंक्ति में दोनों के बीच में कितने हैं तो 10 आएगा। ठीक है, दोनों के बीच में 10 ही आएंगे तो 10 ऑप्शन हो जाता। लेकिन पंक्ति में कुल कितने हैं, कुल संख्या है तो 12 आएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिया भी है, आप गलती करोगे तब भी आपका वहां पे ऑप्शन है, सामने है ऑप्शन, गलती करने के बावजूद भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपको कुछ कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो कथन कहा गया है, कथन में उसने क्या बोला है, के ग्रेटर देन आई, के ग्रेटर देन आई एंड ग्रेटर देन टी एंड इक्वल टू सी, इक्वल टू सी, ये बोला है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि के आई से बड़ा है और आई टी से बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, के है, और टी बराबर है सी से, टी सी से बराबर है, इसका मतलब आई सी से भी बड़ा होगा, के सी से भी बड़ा होगा। पहला स्टेटमेंट कह दिया, कथन कह दिया। दूसरा है एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई, एन ग्रेटर देन एच एन लेस देन सी। तो कथन ये हमारा तो कह रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, आई ग्रेटर देन एंड के ग्रेटर देन। तो बताइए ये क्या इसका हो सकता है आंसर, आई ग्रेटर देन सी, आई ग्रेटर देन सी, कुछ यहां से निष्कर्ष निकल रहा है, आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, क्या इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी क्या हो सकता है, तो आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी क्या पॉसिबल है, तो ये कुछ यहां से निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा, केवल क्या है, के ग्रेटर देन सी है, के ग्रेटर देन सी, के ग्रेटर देन सी है, यस ये करेक्ट है। तो कहने का मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, मतलब क्या है यहाँ पर, निष्कर्ष सेकंड जो है वो हमारा अनुसरण कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन समझ में आया, केवल निष्कर्ष सेकंड यहाँ पे करेक्ट अनुसरण कर रहा है, बाकी ये कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसका कोई यहाँ पे मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू हो ही नहीं सकता है। आई ग्रेटर देन टी तो हो सकता है बट इक्वल टू नहीं हो सकता सी से, क्यों, क्योंकि केवल टी ही इक्वल है, केवल टी ही इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर यहाँ इक्वल टू होता तब ये ऑप्शन हो जाता, तब ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब कथन तो आपका है, जो निष्कर्ष दे रहा है वो केवल निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण कर रहा है, सेकंड वाला ये अनुसरण कर रहा है, फर्स्ट अनुसरण नहीं कर रहा है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी आया है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि फोकस अगर आप कर लें तो आप आराम से इसको, अब की बार का जो एसआई बैच है जो भी है, आप अच्छे से इसको क्रैक कर सकते हो, एग्जाम निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखिए इसका स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बहुत ही आसान लगेगा आपको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 11 6 7 16 59, ठीक है क्वेश्चन में। अब बताइए यहाँ पे ऐसा क्या रिलेशन उसने किया है, क्या किया है कि ये 6 आ गया है। तो अगर आप 11 को,
अच्छा पहले आप चेक कर लीजिए कुछ माइनस किया है क्या, तो माइनस किया है तो यहाँ पे माइनस क्या है 5 किया है, लेकिन आगे वो सीरीज बन नहीं रही है तो हम उसको स्किप कर देंगे, उसमें नहीं करेंगे। हम दूसरा लॉजिक सोचते हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करके और -5 कर दें तो क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके -5 कर दें तो क्या मिलेगा 6 2 6 दूना 12, 12 में से 5 माइनस करो 7 आ जाएगा। फिर 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 कर दिया, 7 या 21 होता है, 21 से 5 को माइनस कर दीजिए, 21 को अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। और 16 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है, और -16 में 4 का मल्टीप्लाई करके -5 करो, 64 में से 5 माइनस करेंगे 59 आएगा। अब बताइए अगर हम यहाँ पर 59 में 5 का मल्टीप्लाई करें और -5 करें कितना आएगा, 5 9 45, 5 आएगा, और 5 5 25, और 25 4 29, 295, और 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 290। देखो आपके पास दो ऑप्शन दिया भी था उसने, 295 भी दिया है और 290 भी दिया है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा 290 होगा। तो आपका कितना आसान लॉजिक था, देखिए 11 इंटू 2 -5, हर नंबर पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाइए, हर नंबर पे मल्टीप्लिकेशन करना है आपको सीरीज वाइज, एक में 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, और सभी में -5 करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आ गया भाई। अब देखिए आपके एबिलिटी को चेक करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन में डाल दे रहे हैं बीच बीच, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप पुलिस तो बनने जा रहे हो, दरोगा बनने जा रहे हो, आपको ये धाराएं वगैरह कुछ पता है कि नहीं पता है, बस ऐसे ही, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, इसको भी धाराएं भी अच्छे से पढ़नी है, आईपीसी की जितनी धाराएं हैं उनको बढ़िया सा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, अब एक दंडनीय अपराध नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है वो ढूंढना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया है। कौन सा ऐसा है, तो व्यभिचार, कौन सा है, व्यभिचार को रद्द किया गया है। तो यहाँ पर व्यभिचार को रद्द कर दिया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें अब हटा दी गई हैं, कहां से, आईपीसी की धारा 497 को रद्द करके उसको क्या, ये एक अपराध नहीं है। कौन सा अपराध नहीं है, व्यभिचार एक दंडनीय अपराध नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को रद्द करने से ये अपराध अब नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस एक पासा है, उसमें क्या है कि ये बताया गया है, पासे क्वेश्चन बहुत आते हैं। पासे में क्या होता है कि जो फलक होते हैं इनके, देखिए पासा कैसे होता है, पासा आपने पढ़ा होगा, पासे में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, है ना, सारे 6 फेस जो होते हैं। अब ये 6 फेस तो आगे कुछ दिख रहा है, पीछे का तो नहीं दिख रहा, पीछे वाला हम ऐसे बता देते हैं, मतलब एक कमरा जैसे होता है, कमरे के 6 कोने 6 सब कुछ। तो इसमें क्या होता है कि कमरे में 6 फलक होते हैं, है ना, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने इसके साइड्स जो सीट्स होते हैं, सारी चीजें यहाँ 1 2 समझेंगे। तो ये पॉइंट कितने होते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, अभी थोड़ा सा हम उससे हट के बता रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं। ये लाइनें जो कितनी होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसमें कितने फेसेस होते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि इनके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं, आप जानते हो कि 1 2 3 4 5 6 भी होते हैं। जब पासा होता है तो पासे में नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 की, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ABCD बोला है। तो ABCD मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी पे A लिखा है, किसी पे B लिखा है, तो A B के सन्निकट है, B F के विपरीत है, E C के विपरीत है, और D B के सन्निकट है। तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन पे पहले ये सोचना होगा कि कौन किसके पास में रखा गया है। पास का मतलब जो यहाँ होगा उसके बगल में ये होगा, या इधर हो सकता है उधर हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ वाला वर्ड अगर A के सन्निकट है तो A B, A या तो यहाँ होगा तो B यहाँ हो सकता है, या A यहाँ होगा तो B यहाँ हो सकता है। कहने का मतलब एक ही फेस से जहां से दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, दोनों अगल बगल रखे जाएंगे, ठीक है। B F के विपरीत है, अगर B यहाँ होगा तो F कहाँ होगा, अपोजिट वाले फेस पे होगा। कहने का मतलब इस दीवार पे अगर B है तो दूसरे वाले पे F होगा। E C के विपरीत है, अगर उधर C है तो उसके विपरीत में C है, E है, और D B के सन्निकट है। समझ में आ गई बात। तो ये सब को कॉन्सेप्ट को जब आप
बनाओगे रखोगे तो ऑटोमेटिक है उसमें से एक चीज निकल के आती है, तो आपका ऑप्शन होता है ए सी और डी के मध्य है, यहाँ पर ए डी बी के सन्निकट है, बी ए और डी के मध्य में है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ए और डी के मध्य में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंग्लिश के अल्फाबेट का यूज किया है। होता क्या है कि इसमें जो वैल्यू यहां पर दी गई, आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि ए और एच मिला के 9 कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें है। तो ए किस नंबर पे आता है, आप समझ लीजिए ए बी सी डी। आपको सीधी सी बात है, आपको इसका लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक टॉपिक याद करिए, ई जे ओ टी वाई, हमने इसको बता रखा है, शॉर्टकट है। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है और ये 20 होता है, 25 होता है। ठीक है, अब ए तो आपको पता ही है कि 1 नंबर पे होता है, और एच कहाँ पे होता है, तो आई जे के, मतलब आप समझ सकते हो एच कहाँ होगा, 8 पे होता है। आप काउंट कर लीजिए, आप लिख के रख लीजिए, तो एच आई जे, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 नंबर पे होता है। दोनों को सम करेंगे 9 आ रहा है, यस करेक्ट है, ये आ रहा है। ये दोनों का क्या किया गया है, ए की वैल्यू को 1 को और किसकी वैल्यू को 8 को जब ऐड किया है तो 9 आ रहा है। यहां पर जे और जी को ऐड किया है, तो जे किस नंबर पे आता है, 10 पे आता है। ठीक है, अब जी एच समझिए, जी एच अगर 8 पे है तो जी कहां पे होगा, 7 पे होगा, 17 आना चाहिए, तो यहाँ पे 18 आ रहा है, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यन कितने पे आता है, यन आता है हमारा 14 पे, और के कहां पे आता है, आई जे के आता है, देखो जे के बाद के आएगा तो 11 पे आता है। कितना आ गया, कितना आ गया, 25। ये भी, तो ये सब क्या है, ये सब दोनों को सम करने के बाद +1 कर रहा है, दोनों को सम करने के बाद +1 अलग से कर रहा है, इसको भी दोनों को सम करने के बाद देखिए एल कहां पे आता है, आई जे के बाद के आता है, तो के एल मतलब 12 पे आएगा, 12 पे आएगा, और इसमें क्या है, ए बी सी 3 पे आएगा, तो 15 आता है, 15 में +1 किया 16 आया। मतलब ये तीनों क्या लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, अंकों के प्लेस को ऐड करके +1 कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र बताइए। असंगत का मतलब जो अलग फंडा फॉलो कर रहा हो, इसका मतलब कौन होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन कहां पे है, बी। हाँ, यहाँ पे बच्चे गलती थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, जल्दबाजी में ए को टिक कर देते हैं कि पहला वाला ऐसा है, तो आपको ऑप्शन भी देखना, नीचे लिखा हुआ है 1, तो आपको 1 वाला खोजना है, बी पे है। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया होगा लॉजिक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी जीके भी चेक कर रहा है भाई, है ना, जीके क्वेश्चन थोड़ा बहुत है ये। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग कितना था, तो वो था 19.3%, 19.3% था। समझ में आई बात, ये परसेंट थोड़ा सा आपको बिल्कुल याद करके रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश, ये श्रृंखला पढ़िए भाई। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या किया गया है, ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें देखिए 45 दिया है, 45 दिया हुआ है, फिर 68 दिया हुआ है, 103 दिया हुआ है, और 150 दिया है, और लास्ट में 209 दिया है। ठीक, अब बताइए, अब आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या किया है, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, ये पहले खोजना है। जब आप लॉजिक मिल जाएगा तो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन मार्क है वो अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या किया है इसने, देखिए दोनों का पहले गैप निकाल लो, जब आपको रैंडमली से मिले तो गैप निकालते जाइए। गैप निकालिए इसका, सबसे पहले गैप आप निकालेंगे, गैप ढूंढिए। गैप कितना है इसमें, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको माइनस करिए 13 में से 8 माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस करिए कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब बचाइए कितना, 9 में से 6 माइनस कर दीजिए, दिस 35 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना है, 150 है, और यहाँ पे दिस 150 है, 150 103, 150 से 103 इसको माइनस कर दीजिए, कितना वैल्यू आएगी यहाँ पर, आपका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 10 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और इसके बाद दिस इज 47 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम माइनस करते हैं, यहाँ पर 9 आएगा, और ये कितनी वैल्यू आएगी, 10, 9 में से दिस माइनस करिए, यहाँ पर कितना आएगा, 209 है, तो ये 59 आ जाएगा। समझ में आई बात।
तो आपके पास क्या क्या टॉपिक यहाँ पे आ गया, क्या क्या आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया। मतलब क्या है कि इन जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं इन दोनों के बीच का गैप मिल गया। तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ आखिर, है ना, अभी कुछ गैप भी सेम नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे लॉजिक, फिर से गैप का गैप निकालो, शायद कुछ मिल जाए। गैप का गैप निकाला हमने, कितना आया, 12 आ गया। देखिए इसका गैप निकाला, इसमें कितना आया, 12 आ गया। इसका गैप निकाला, इसमें 12 आ गया। यस, इसने क्या किया है कि गैप का गैप निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब आपका वही ट्रिक है, इस गैप को आगे ले जाओ, 59 में जोड़ दो 12, जो आ जाएगा कितना आएगा, 71 आएगा। इस 71 को उठा के ऊपर वाले में जोड़ दो, तो 209 में अगर आप 71 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 1 10 आएगा, 7 1 8 आएगा, और 2 1 कितना आएगा, 3। यहाँ पे ऑप्शन है क्या, देखिए 71 71 209, 209 में ऐड करिए, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 71 को ऐड करना है 209 में, तो ये आ जाएगा देश देश देश, ठीक है। 280 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्चुअली इसमें सब लिख गया थोड़ा सा, तो 280 आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 280, समझ लीजिए इसको फिर से, यहाँ पर 280 आएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, इनके दोनों का गैप निकालो आप, ठीक है, बीच में जो गैप आता है, फिर उनके गैप का गैप निकालो आप, और जो गैप आया है उसको यहाँ वाले में ऐड करके, और जो आएगा आंसर उसको ऊपर आंसर ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड था क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा अच्छा रहे, और हम लोगों का लेवल जो रहेगा थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही बेस्ट तरीके से इस लेवल को और मेंटेन करें, इससे प्लस लेके चले, ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस, दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, बताइए। दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, खोजिए इसको। कैसे कर सकते हैं, क्या लॉजिक बनाया इसने, किस लॉजिक के आधार पर इसने सॉल्व किया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 112 है, 112 है, 112 है, फिर 56 आया है, फिर क्या आया है, 30 आया है, 60 आया है, 60 आया है, 60 आया है, देन 30 आया है, देन 34 आया है, और आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए 56 ये यहाँ से कैसे आया, तो यहाँ पे आई होप ये 112 में डिवाइडेड बाई 2 किया है तब 56 आया है, और जो 56 आया है उसमें +4 कर दिया है तो 60 आया है। अब जो 60 आया है उसमें डिवाइडेड बाई 2 किया है तब फिर 30 आ गया है, और जो 30 आया है उसमें डिवाइडेड बाई 4 कर, सॉरी ऐड कर दिया +4 तो 34 आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि 34 जो आया है, 34 को डिवाइडेड बाई 2 करो, अगला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 17 ऑप्शन में होना चाहिए। जिस आपको समझ में आ गया होगा, इसको डिवाइड करना है, फिर इसमें +4 करना है, फिर इसको डिवाइड करना है, ठीक है, कितना, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो फिर +4 करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लेवल है, क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, सब कुछ तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही क्लियर करे जाएंगे और इससे बेहतर तरीके से क्लियर किए जाएंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस। अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इनमें हमें एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि इसमें बेसिकली कर क्या रहा है, लॉजिक क्या पकड़ रहा है, क्या लॉजिक के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन का पैटर्न खोजिए, दिए गए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस, इस एरो को ऐसे रखा है, इसको ऐसे रखा है, तो चेंज किसको किया वो पकड़ो, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, अगले वाले स्टेप के लिए इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, लेकिन इसको क्या किया है, देखिए आप गौर से, थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया है ऐसे, ठीक है। मतलब उसने इसको पकड़कर इस वाले को यहां लाया और इसको ऊपर ले गया, इसका मतलब ये कुछ चेंज हुआ, तो इसमें चेंज हुआ, राइट। अब अगले में देखिए, अगले में क्या किया है, अगले में उसने क्या किया है कि इसको वैसे ही रखा है, इसको भी वैसे ही रखा है, सेम। अब चेंज कहां किया है, इसमें किया है, मतलब इस वाले को क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाया है। कहने का मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो अब पैटर्न आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि वो पहले को किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को आएगा। अब देखना यहाँ पर पहले वाले को जैसे हमेशा कंपेयर एक के बाद एक को करना है, ऐसे नहीं कि सबका कंपेयर फर्स्ट से करो, नहीं समझ पाओगे।
यहाँ पर क्या करना है, इसको इसका कंपेयर इससे करना है, इस वाले का इससे करना है, इस वाले का इससे करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको एज इट इज रखा है, इसको भी एज इट इज रखा है। अब नंबर किसका है, तीसरे वाले का। तीसरे वाले को उसने थोड़ा सा, अभी ये ऐसा था तो उसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्लॉकवाइज घुमाया तो दिस आ गया। ठीक है, तो लगभग लगभग क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट मिल चुका है। अब अगला नंबर इसका है। अगले नंबर में ये देखिए आप, जिसमें ये तीनों सेम हो, ये वाला थोड़ा घूमा हो। तो देखिए पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि ये पहले घूम गया, मैच नहीं कर रहा, ये होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये तीनों सेम है और घुमा कौन है, ये। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी और देख लीजिए, बाकी में दिस, ये घूम गया, ये नहीं हो सकता। ये सेम है, तीसरा घूम गया, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब हमें घुमाना किसको है, चौथे को, चौथे को रोटेट करना है। समझ में आई बात। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर क्या दिया, टू। टू कहाँ पे है, डी पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, चलिए पढ़िए, देखिए ये भी आ गया फिर से उसी टाइप क्वेश्चन। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत, मान लीजिए किसी महिला की तस्वीर टंगी हुई है, एक महिला की तस्वीर है, ये लो महिला है, इनकी ओर ये संकेत कर रहे हैं। ये संकेत करके क्या कह रहे हैं, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, ये लड़की है, ये लड़की कहती है कि वह मेरे भाई की इकलौती बेटे, ये महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहे वह मेरे भाई के, अब इसका भाई ले आओ यहाँ पे, इसका भाई आ गया, ब्रदर आ गया, इसके भाई की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी। अब बताओ, इस भाई की एक बेटी भी है, मतलब उसको हम गर्ल बोल देते हैं। चलिए, इस भाई की, इसके भाई की इकलौती बेटी, एक ही बेटी है। इकलौती जहां है वहां अच्छे समझिएगा, इकलौती बेटी के बेटा, अब इसका बेटा भी है, आ गया ये बॉय, चलो इसका बेटा आ गया, इसके बेटी का बेटा आ गया, बेटी के बेटे, इकलौती बेटी के बेटे की पत्नी है ये औरत। वाह, बड़ा लंबा रिलेशन है। तो की पत्नी है, तो इस लड़की का महिला से क्या संबंध है। अब सिंपल सी बात है कि ये भाई भाई हो गए, भाई बहन हो गए, और इसके क्या मतलब, यहाँ पर ये बेटी के बेटा, तो जनरेशन कहाँ जा रही है, थर्ड जनरेशन जा रही है। थर्ड जनरेशन मतलब तीसरे स्टेप पे जा रही है, तो जरूर से जरूर ये ग्रैंड आंट होगी। ग्रैंड मदर तो नहीं हो सकती, लेकिन ग्रैंड आंट जरूर होगी, क्योंकि थर्ड जनरेशन पे क्वेश्चन पहुंच रहा है, तीसरे जनरेशन में पहुंच रहा है। सेकेंड में पहुंचे तो फादर, है ना, मामा आंट वगैरह होता है। जब थर्ड में पहुंचता है तो ग्रैंड लग जाता है, मतलब बाबा, ठीक है, दादा या दादी, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, ग्रैंड आंट होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 ये कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 7वें अक्षर की दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो थोड़ा सा इसमें हम आपको समझाते हैं। जब भी दायां बायां करे तो आप भी दायां बायां करो। यहां पर क्या है, ये ए से जेड, ए से जेड, ए से जेड की बात अगर कर रहा है वो, तो अगर आप ए से जेड में ये बोला है कि आधे को क्या किया इसने, आधे को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो पहले आप सबसे पहले बिना उल्टा किए ये समझो आपको जाना कहां है। अगर आपको जाना उसके आगे है तो उल्टे वाले से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आपको घुमा रहा है क्वेश्चन में। देखिए, अगर आपने ए से यम तक होता है आधा भाग, है ना, और यम से बाद यन से लेके जेड तक आधा भाग होता है। कहने का मतलब आपको पता होगा कि ए से जेड तक, पूरे जेड तक में ए से यम तक भाग होता है, और यम के बाद यन से स्टार्ट होता है, कहां तक, जेड तक आता है। ये आधे आधे भाग में डिवाइड है, 1 से 13 और 14 से 26, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला आधे को उल्टा कर दो, चलो अब उल्टा कर देते हैं, ये यम से ए कर दिए, और आधे को वैसे ही रखो, ये कर दिया। पहुंचना कहाँ है आपको, तो यहाँ पे बताया क्या है कि बाएं ओर से, बाएं ओर से मतलब बायां ओर ये है हमारा, हम अपने बाएं चलना है। मैंने बताया था कि बाएं ओर का मतलब ऐसे, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो बायां मेरा ये है, दाया ये है, तो हम यहां से चलेंगे, ठीक है। तो बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से अगर चलते हैं, कहां चल रहे हैं, देखिए बाएं ओर से 7वें, तो पहले आप 7 पे पहुंचे, 7वें की कहां पहुंचना है, दाईं ओर, तो 7वां का अगर पहुंचने के बाद आप कहां जाओगे, आगे, दाईं, दाया ये है ना, तो दाईं जाओगे तो आप ऐड करोगे, आगे बढ़ रहे हो,
तो 12वां कितना आएगा, 19 आएगा। तो ये बताओ आपको 1 से 13 ये होते हैं, तो इधर का कोई मतलब ही नहीं निकला, उल्टे या पलटे। आपको कहां से जाना है, यन इस वाले में जाना है, इसको सीधा रखा गया है तो आपको सीधा ये श्रेणी में सीधा अक्षर में 19वां कौन होता है आपको पता होगा, आपको ईजोटी। अब देखिए ईजोटी आपकी बहुत हेल्पफुल करे रखेगी। यहाँ पर ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, और ये कहाँ पे होता है, 25 पे होता है। तो PQRST समझ रहे हैं, PQRST, टी कहाँ आता है 20 पे, तो उसके पीछे क्या आएगा, यस, मतलब कहने का 19 पे हमारा आंसर होगा यस। तो ऐसे क्वेश्चन लेफ्ट राइट क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इसमें। अभी तो ये क्वेश्चन का जो भी है पैटर्न ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा और इससे हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, तभी थोड़ा सा तैयारी अच्छी बेस्ट तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो इससे और हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग कराएंगे और बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे एक स्टैंडर्ड उनका भी अच्छा खासा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे लेफ्ट से राइट पूछा है, तो अभी इसमें हम अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दें कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि हम विपरीत क्रम में लिख दें, पूरे को विपरीत क्रम में कर दिए, आधे को विपरीत क्रम में कर रहा है, कभी राइट साइड को विपरीत क्रम में कर रहा है, कभी राइट साइड को उल्टा कर दे रहा है, कभी लेफ्ट को उल्टा करेगा, मतलब आधे को उल्टा करेगा, आधे का राइट को उल्टा करेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसके क्वेश्चन आना ही आना रहता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 निम्नलिखित, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप में समान है। आपने छोटी क्लास में बचपन में पढ़ा होगा अंग्रेजी के अल्फाबेट वावेल्स, क्या पढ़ा है, वावेल्स पढ़ा है, तो वावेल्स पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बाकी सारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। तो आपको दिख गया होगा एक नज़र में, ये तो आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये अकेला एक ऐसा बीच में आया जो वावेल्स है। तो जस वही है जो समूह से अंतर है, समूह से अलग है। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, तो ये अलग कैटेगरी का हो गया, वावेल्स है, और ये क्या है, सब कॉन्सोनेंट है। तो आपका आंसर यू हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या किया गया है, आ गया क्वेश्चन। हाँ, इसका बहुत देर से मुझे वेट था, ये क्वेश्चन कब आएगा, ये भी आ गया। पता ये ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको देखिए तुरंत समझ में आ गया होगा। आप अगर ध्यान से देखें, ये ब्रेव को क्या लिखा गया है, CTDZJ, मतलब ब्रेव, समझिएगा, BRAVE, ये है ब्रेव। ब्रेव को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया CTDZ और J में, राइट। क्या पैटर्न किया है और पूछा है आपको ACRON को क्या लिखा जाएगा। अगर इस कूट भाषा में ब्रेव को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में एक्रोन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको पता है बी किस पोजीशन पे आता है, 2 पे आता है, ये किस पे आता है, 3 पे, तो ये क्या किया होगा, +1। बस हम गेस कर रहे हैं, हमारा लॉजिक अगर सही निकल जा रहा है तो बस सही है हमारा आंसर। आर के बाद क्या होता है, आर के बाद यस और टी आता है, तो इसलिए इसमें +2 कर दिया। ए फर्स्ट पे आता है, ये 4 पे आता है, +3 कर दिया। वी कहाँ पे आता है, वी, और उसके बाद वी को जेड पहुंचा दिया, मतलब वी जेड 26 पे आ गया, +4 किया, 22 पे आता है, कहने का मतलब 22 में +4 कर दिया। ई कहाँ आता है, 5 में आता है, 5 से कहाँ पहुंच गया, ये 10 पहुंच गया, जे 10 पे आता है, इजोटी याद करिए, इजोटी 10 पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, +5 किया है। अब हम भी इसी में अप्लाई कर दें, क्योंकि सीरीज हमको अच्छी से मिल रही है, 1 2 3 4 5, शायद एक पैटर्न हो, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मिल गया एक सीरीज वाइज मिल रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट जाना चाहिए। ए का हमने 1 बढ़ाना है, पहले वाले अक्षर में 1 ही बढ़ाना है, बी कर दिया, सी डी ई कर दीजिए, ठीक है, आर एस टी यू कर दीजिए, 3 बढ़ाना है ना, और ओ के बाद देखिए पहले तो ऑप्शन मिल गया आपका, बी ई यू मिला, बी ई यू ये मिल गया, समझ में आई बात, बी ई यू मिल गया, बाकी और है ही नहीं कहीं पर, 2 ही डिजिट चेक करने पे आपको ऑप्शन मिल गया, लेकिन लास्ट चेक कर लेते हैं, ओ के जगह में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि ओ में भी हम +4 बढ़ाएंगे और एन में जब +5 करेंगे तब भी एस ही आएगा, क्योंकि अगला नंबर फिर से एस ही पड़ेगा 5 नंबर पर, तो बुस मतलब ब्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्या किया गया है, +1 +2 +3 +4 +5, सेम वैसे है जैसे ऊपर वाले का
जो कोडिंग थी, राइट। चलिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोलता है क्वेश्चन, बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक समुच्चय सेट निम्न में से कहा जा सकता है। बताइए, इसमें क्या कहा जा सकता है, बताइए। एक पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक समुच्चय सेट निम्न में से किसी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, नारीत्व, मातृत्व, नारीत्व और मातृत्व और पुरुषत्व और बाल्यावस्था। तो ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि आपको इसमें जज करना है कि क्या हो सकता है ऐसा। इसमें क्या है, पुरुषत्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इनमें बस यही है कि आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, ए प्लस बी, ए बी का पिता है। अब देखिए, अभी पीछे भाई बताया था, अब यहाँ पिता आ गया। तो आपको यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो आपको समझना है कि ए बी का क्या है, पिता है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है। ए माइनस बी का मतलब माँ है, ए इंटू बी का मतलब क्या है, बहन है, और ए अपान बी का मतलब होता है भाई है। तो दिए गए ऑप्शन में एम प्लस एन माइनस क्यू ऐसे करके अगर दिया जाए तो क्यू पुरुष है तो एन और क्यू का क्या संबंध होगा। तो आपको क्या करना है, इस रिलेशन के आधार पर अगर हम एम प्लस एन लिखते हैं तो एम प्लस एन का मतलब क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी के आधार पे ए बी का पिता है तो एम एन का पिता हो जाएगा, एम एन का पिता हो जाएगा। और एन माइनस ओ है, अगर एन माइनस ओ है, जैसे ए माइनस बी कह रहा है कि ए बी की माँ है तो एन ओ की माँ है। अब क्या है यहाँ पर, ए इंटू बी का मतलब ए बी की बहन है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू ओ क्यू की बहन है। और क्यू अगर पुरुष है तो एन का क्यू से क्या संबंध है, सिंपल सी बात है, एन का क्यू से क्या संबंध है। अगर ये भाई बहन है और ये इसकी बेटी है तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा, बेटा होगा, मतलब वो क्या है, उसकी माँ है। आ गया होगा समझ में, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी माँ है, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया। वेन आरेख का क्वेश्चन है ये, वेन आरेख वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। वेन डायग्राम में बेसिकली क्या होता है, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है। अब उसमें बता देता है कि सर्कल क्या कह रहा है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ सर्कल के बाद ट्रायंगल किसको बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल क्या बता रहा है, उसके आधार पर हमें क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, समझिए, बताया गया वेन आरेख में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यापारियों और वास्तुकार को दर्शाती है। कौन सी संख्या व्यापारी को बताती है और वास्तुकार को बताती है, लेकिन पुलिस को नहीं। समझिए, अब अगर इस सर्कल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है तो वो तो व्यापारी हो गया, मतलब बिजनेसमैन हो गया। और ट्रायंगल के अंदर अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पुलिस हो जाएगा। और अगर रेक्टेंगल के अंदर आया है तो वो आर्किटेक्ट होता है, जिसको हम वास्तुकार बताते हैं। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, समझिए, यही क्वेश्चन हो जाता है देखते ही। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि व्यापारी और वास्तुकार को देखना है। तो व्यापारी और वास्तुकार मतलब जो हमारा डिजिट है वो पहले रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए। देखो रेक्टेंगल के अंदर कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। और पुलिस नहीं है तो सीधा सा ट्रायंगल वाले को कट कर दो, मतलब इसके डिजिट की तरफ देखना ही नहीं है। अब बताइए, ये कट हो गया, अब 2 की तरफ देखना है, मतलब रेक्टेंगल वाला भी अकेला नहीं होगा, इसको भी हम नहीं एडॉप्ट करेंगे। हमें कौन सा लेना है, जो दोनों में आया हो। तो देखो, ये सर्कल वाला भी अकेला डिजिट हम नहीं लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 7 ही ऐसा है जो रेक्टेंगल मतलब किस में आया है, आर्किटेक्ट में आया है, और सर्कल के अंदर भी आया है, बिजनेसमैन मतलब व्यापारी भी है और वास्तुकार भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ आया, ये क्वेश्चन देखते ही हिट हो जाते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया। बताइए भाई, ये मैथमेटिक्स का अप्रोच है, इसमें मैथमेटिकल अप्रोच लगेगी। तो इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझिए पहले। 620 को 40 लिखा है। अब 620 को अगर ये 40 लिख रहे हैं तो लॉजिक तो कुछ होगा इसका, है ना। 620 को 40 लिखने का लॉजिक पकड़ लो। तो 508 को 508 को आप क्या बता दोगे, जो आपका ऑप्शन मिल जाए यहाँ पे। तो बताइए, यहाँ पर 620 को 40 कैसे बनाया, इसको सोचना पड़ेगा आपको। तो 620 को 40 बनाने के लिए क्या किया गया होगा। तो जहां तक है थोड़ा सा इसमें देखिए, 6 से 2 को माइनस किया जाए अगर,
6 से 2 को अगर माइनस किया जाए, 6 से 2 को अगर माइनस करते हैं तो क्या बनता है, 4 बनता है। लेकिन 4 से काम नहीं चलेगा, अगर हम 5 को यहाँ माइनस करेंगे तो 0, 5 और 8 आ जाएगा, तो गलत है ऑप्शन। कुछ तो और लॉजिक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 प्लस 2 कर लें, कितना आया, 8 आ गया। और इस 8 में क्या मल्टीप्लाई करें 40 हो जाए, चलिए 5 का कर देते हैं, 40 आ गया। तो थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं लॉजिक। अगर हम एक चीज समझिएगा, यहाँ पर 6+2+0 भी लेना है, क्यों, क्योंकि पूरे डिजिट को ऐड करना है, पूरे डिजिट को ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, 5+0+8, मतलब सारे डिजिट को, एक्चुअली 0 था इसलिए नहीं ऐड किया, इसको समझ लीजिए। इसको आप क्या करो, 6+2+0 को भी ले लो, आएगा 8 ही, उतना ही आएगा। यहाँ पर क्या है, 508, 5+0+8 करें कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 में 13 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो कुछ मिल रहा है क्या, यस मिल रहा है, 13×5 = 65, ठीक है, 65 मिल गया। तो अगर ऑप्शन में मिल जा रहा है ना, आपका लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, और उसमें भी वही लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया और ऑप्शन मिल गया, तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों जो लॉजिक है दोनों में सेम लगाया गया है, दोनों में सेम लगाने के बाद ऑप्शन मिल चुका है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्या किया, इसमें मैथ की अप्रोच लगाई है, डिजिट को ऐड कर दिया और उसमें कुछ संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। और भी क्वेश्चन बन सकते थे, मान लीजिए इसी में वो करते 6+2+0, ये किए थे। अभी अगला क्वेश्चन में मैंने कर दिया कि 6×2 है ना, और +0 कर दिया, मतलब स्टार्टिंग की 2 डिजिट को ऐड कर लिया, लास्ट वाले को ऐड कर रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये लॉजिक पकड़ना रहता है कि किसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो आप क्या करिए, 6+2 12 हो जाएगा, +0। अब इसमें क्या करना है, इसको 0 कर दोगे। अब देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। 6×2+0 मतलब क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 में 2 का मल्टीप्लाई 3 का कुछ भी कर दिया, 5 का कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसने क्वेश्चन लिख दिया कि 620 ... मतलब क्या लगाया उसने, 60 लिख दिया, ठीक। और आपके सामने क्वेश्चन दे दिया उसने, ठीक है, आपके सामने 508 है। और इसमें आपको क्या करना है कि 5×0, अगर हम 5 लॉजिक लगाएंगे, 5×0+8 क्या आएगा, 5×0+8 कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। और यहां पर बहुत से छोटा सा डिजिट दे दिया 40, यहां पर दे दिया ऑप्शन में 40, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, आपको बस उसको हिट करना आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिस, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं सीक्वेंस के, इसमें सीक्वेंस खोजना रहता है। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 5 है पर ठीक बाद में 2 नहीं है। 2 नहीं है, ध्यान देना, वहां पे 2 है अगर लिखेगा तो आंसर कुछ और होगा, 2 नहीं है तो बताइए। इसी में करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि कितने ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले तो 5 है, तो 7 खोजो, पहले पहले 7 ही खोज लो, पहले सारे 7 खोज लो, फटाफट से पहले सारे 7 खोज लीजिए, फिर कंडीशन पे ध्यान दीजिए। अब बोला है कितने ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले 5 है और बाद में 2 नहीं है। तो एक तो ये हो गया, देखो एक ये हो गया, 5 तो है बाद में 2 नहीं है, 7 तो है बाद में 2 नहीं है, 3 हो गए। ये वाला होगा क्या, ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे 5 है, 5 नहीं है, 5 है 2 नहीं है, यस ये हो गया। और 5 है 2 नहीं है, अगर नहीं है तो यहां पर भी तो नहीं है, कितने काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पीछे 5 तो आया है, बाद में 2 नहीं आया है, तो आपका आंसर होगा 5। कितना आसान ऑप्शन है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको कुछ देखना है, इसमें देखना है, ओनली देख के बस आंसर निकाल लेना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई है, तो ऑप्शन है 1925। 1900 क्या होगा, 25 होगा, इसको आप टिक कर लीजिए, 1925 में स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल हम लोग सोचते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है, अल्फाबेटिक सीरीज होती है, ठीक है। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को क्या बोला गया है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को उसने बोला है प्रत्येक स्वर को उसके ठीक अगले व्यंजन से बदला जाए, मतलब
समझिए, सेमी सर्कल। SEMICIR, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर गलत हो जाएगा। CIRCLE, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर इसके प्रत्येक प्रत्येक क्या है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो इसके व्यंजन है, व्यंजन क्या है, ये है एक व्यंजन, एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है, ठीक है, मतलब वॉवेल्स की बात कर रहा है। तो इन व्यंजनों को अगर हम क्या करें कि इनके ठीक अगले किससे चेंज कर दें, व्यंजन से चेंज कर दें, मतलब स्वर को व्यंजन से चेंज कर दें। तो यहाँ पे जितने प्रत्येक स्वर को किससे चेंज करना है, व्यंजन से चेंज करना है। तो यहाँ पर कितने स्वर हैं, ई आई और ई आया है, इनको व्यंजन से बदल दीजिए अगले वाले से। तो यस हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये सी। आई का क्या होता है, एक सेकेंड, आई का जे होता है, आई का जे, सी आई का यहाँ पर जे, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, आर आ जाएगा, आर को एच इट रख देना है, फिर सी आएगा, ठीक है, एल आएगा, और ई का एफ हो जाएगा। एक बार मैच करा लेते हैं। यहाँ पर हमने एस को ऐसे ही रखा है, जो स्वर आए थे, मतलब जो वावेल्स आए थे, उनको अगले व्यंजन से, एम को एम, आई को जे, सी को सी, आई को जे, आर को आर, सी एल और ई को एफ। अब क्या करना है, फिर से देखिए बदला जाता है, और फिर अक्षरों को वर्णक्रम, मतलब वर्णक्रम, अक्षर के वर्ण के क्रम के अनुसार, मतलब अल्फाबेटिकल के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो अल्फाबेटिकली देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, तो अब बताया जा रहा है दाईं ओर से दूसरा अक्षर के ठीक बाईं ओर, दाईं ओर से दूसरे अक्षर, तो पहले इसको अल्फाबेट के हिसाब से लिखिए। तो सबसे पहले छोटा अक्षर कौन सा है, सी है, तो दोनों सी आ जाएंगे, दोनों सी लिख दीजिए, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, दोनों सी आ जाएंगे, ठीक है, दोनों सी आ जाएंगे, ये पहले दोनों सी आ जाएंगे, उनको कट करते जाइए, ठीक है। सी डी ई एफ आएगा, अब दोनों एफ आ जाएंगे, एफ, एफ के बाद जी एच आई जे के एल, एल आया, फिर एल एक ही है, फिर आया एम आई जे, जे आएगा बीच में, देन के एल एम, ठीक है, ये भी हो चुका है, आई जे के एल एम हो गया। अब कोई छूटना नहीं चाहिए, दो जे हैं क्या यहाँ पे, हाँ दो जे हैं, तो दो बार जे लाइए, एफ हो गया, जे और जे, जे के बाद आएगा, जे के बाद आएगा एल, ठीक है, देन एम आएगा, देन एम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, ठीक। देखिए समझिए, इसमें कहीं पर मिस्टेक ना होने पाए। यहाँ पर पहले सी, अल्फाबेट के आधार पर पहले सी सी आ गया, सी 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 आ गया, फिर एफ एफ आ गया, और एक एफ कितने काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम कहाँ रह गया, इसको हटाइए, एक कहीं पर रह गया। यहाँ पर क्या है, यस लेते हैं पहले, सी, पहले सी को रखिए अल्फाबेट के आधार पर, देन दूसरा सी आएगा, ठीक है, तो दोनों सी हो गए। इसको एक बार हम क्लियर ही कर दें, कुछ लगता है मिस्टेक लिख गया क्या। चलिए सेमी सर्कल, स्पेस इसमें थोड़ा सा, सेमी सर्कल, SEMICIR, हाँ CLE, ठीक है। तो सेमी सर्कल अगर लिखा हुआ है, सेमी सर्कल में प्रत्येक स्वर को उसके अगले ठीक व्यंजन से, मतलब प्रत्येक स्वर जो दिया गया है, प्रत्येक स्वर कौन सा है इसमें बताइए, प्रत्येक स्वर ये है, इनको अगले व्यंजन से, तो यस क्या कर दीजिए, एफ कर दीजिए, एम जे कर दीजिए, सी आई का जे करिए, आर को ऐसे लिखिए, सी एल और एफ, ठीक है। फिर अक्षरों को वर्णक्रम अल्फाबेटिकल के आधार पर हम क्या करते हैं, व्यवस्थित किया जाता है। तो दाईं ओर से, अब अल्फाबेटिकल व्यवस्थित करने का मतलब है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने सी को लिखा, चलिए सी एक ये आया है, दूसरा सी आ जाएगा ये, ठीक है। फिर सी के बाद डी ई एफ, एफ आया, एफ एक ही है, कट करते जाइए, सी लिख गया, ये लिख गया, ये लिख गया। अब बताइए एफ आने के बाद, एफ के बाद क्या आएगा, जी एच आई जे, जे आएगा, जे के बाद के कहीं नहीं है, एल आया है, एम आएगा, और जे दो बार आया है तो जो दो बार लिखो, ठीक है, ध्यान देना, दो बार आया दो बार लिखेंगे, आई जे के बाद आएगा एल, एल आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, दिस,
और आगे यम के बाद फिर क्या आया हुआ है, आर और एस आई हुई, तो यहाँ पर आर आ जाएगा और एस आ जाएगा। हाँ, आपकी बात राइट है। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, इसमें कहीं पर भी थोड़ा मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें राइट और लेफ्ट का सवाल है। तो यहाँ पर बोला क्या है, दाईं ओर से दूसरे अक्षर के ठीक बाईं ओर, दाईं ओर से अगर देखा जाए, दाईं ओर आपका ये है, अब दाईं ओर से अगर देखा जाए तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर, दूसरा अक्षर कौन है, पहला ये है, दूसरा ये है, उसके बाईं ओर, तो दाईं ओर से अगर आ रहे हो आप तो बायां तो यही हुआ, तो कौन सा आएगा, यम आएगा। करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको फोकस कर करना है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए। अल्फाबेटिकल बहुत अच्छे से आपको सीरीज सेट करनी है, अगर अल्फाबेट में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस, ये भी एक क्वेश्चन वैसे ही सीक्वेंस का ही रिपीट हो गया है। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 5 है, ठीक बाद 2 नहीं है। तो वही क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही आंसर आएगा, वही क्वेश्चन है, 5 ही आएगा क्योंकि आप इसको कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिस, ये भी आप क्वेश्चन समझ सकते हो, वही वाला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी, 1925 में हुई थी। क्लियर, ये भी आप कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें आते हैं, ये भी क्वेश्चन यही है। इसका भी आंसर यम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे के संथानम इसके अध्यक्ष थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। दिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आप रीजनिंग का भी कह सकते हो, मैथ का भी कह सकते हो। ठीक है, मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बॉक्स में 1, 2 एंड 10 के सिक्के हैं। मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स में एक के सिक्का है, एक का सिक्का पड़ा है, 2 का सिक्का पड़ा हुआ है और 10 के सिक्के पड़े हुए हैं। अब क्या कह रहा है कि कुल राशि कितनी है, 2730 रुपए है। मतलब पूरा जो पैसा मिलाया गया वो कितना है, 2730 रुपए है। फिर क्या बोला है, प्रत्येक मूल वर्ग में सिक्कों की संख्या समान है। तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं, प्रत्येक मूल वर्ग में सिक्कों की संख्या समान है। सिक्कों की संख्या अगर समान है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पहले वाले के लिए 1 वाले कितने हैं, x हैं, सबके समान है, प्लस 2 वाले कितने हैं, वो भी x है, प्लस 10 वाले भी x हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13x इक्वल्स टू 2730। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2730 अपॉन 13, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 121। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना आएगा, हाँ 2 आएगा, सॉरी 2, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा और फिर 2 बार जाएगा, इसके बाद फिर 1 आएगा, 1 बार जाएगा और यहाँ पर हाँ ठीक है 210 आ जाएगा, x की वैल्यू 210 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 210 आ गई है। अब आपको बताया गया है कि बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं, आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है। मतलब क्या है, इसमें सिक्कों की संख्या कितनी होगी वो निकालना है। ठीक है, तो समझिए, इसमें सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे आप, जैसे हमारे पास इतने सिक्के आ चुके हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने मतलब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू जो आई है उस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर 2730 आपके पास क्या है, टोटल रुपीज हैं। अब 10 रुपए के कितने हैं, 10 रुपए क्वेश्चन कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो इतने वैल्यू होगी। तो दोनों जो वैल्यू आई है 630 कैसे आई है, यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा 210।
लेकिन आपसे पूछा क्या है कि मूल वर्ग में, प्रत्येक मूल वर्ग में सिक्कों की संख्या समान हो तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं। तो बॉक्स में सिक्के की संख्या निकालनी है आपको। अभी एक्स की वैल्यू आई है तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 630। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक जो सिक्के हैं वो अलग अलग हैं, 3 तरह के हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 210 इंटू 3 दैट इज 630, मतलब आपके ये सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। इसका ऑप्शन क्या होगा, 630 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से वेन आरेख का क्वेश्चन आ गया है। वेन आरेख में क्या है, वेन आरेख के निम्नलिखित में से कौन सी केवल मोजितो और चॉकलेट को दर्शाती है। चलिए, और जहां पर एक बड़ा त्रिभुज जूस को दर्शाता है, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये किसको दर्शा रहा है, आपको जूस को दर्शा रहा है। ये किसको बता रहा है, जूस को बता रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज जो है वो मोजितो को दर्शाता है, दिस, ये मोजितो को बता रहा है। वृत्त चॉकलेट को दर्शाता है, वृत्त जो है चॉकलेट को दर्शाता है, ये पूरा सर्कल चॉकलेट को बताता है। तो बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा लेबल मोजितो और चॉकलेट को दर्शाता है। तो आपको देखना है ध्यान से कि जो मोजितो मतलब ट्रायंगल के अंदर भी आए, कौन सा, छोटे वाले पे आए और सर्कल पे आए, ऐसा एक ही डिजिट दिख रहा है, बाकी सब तो बाहर है, ये भी बाहर है। तो आपको इसके अंदर देखना, इसके अंदर का सर्कल ट्रायंगल कहाँ है, इसके अंदर भी हो, दूसरे वाले में ना हो, तो ये बड़े वाले को भी छोड़ना है आपको, बड़े वाले को आपको छोड़ना है। तो बड़े वालों में नहीं आना चाहिए, तो ये पूरा कैंसिल। बचा कितना, इतना पोर्शन, इतने पोर्शन में ये बाहर जा रहा है, ट्रायंगल को छोड़ रहा है छोटे वाले को, तो छोटे वाले ट्रायंगल में केवल 2 आ रहा है। तो यही होगा जो मोजितो और चॉकलेट को दर्शाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, क्वेश्चन नंबर दिस 38 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि द THE, मतलब कहाँ पे, THE इज गिवन बाय द कोड नंबर 33। मतलब THE को अगर 33 लिखा जाता है, THE को अगर 33 लिख रहे हैं तो क्या कोड होगा आंट का, ANT का, ANT का क्या कोड होगा, ANT का क्या कोड होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आंट का कोड क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं T कहाँ पे आता है, आपको पता है अल्फाबेट में T20 पे आता है। H कहाँ पे आता है, ABCD में H देखें तो 9 पे आता है, और E कहाँ पे आता है, 5 पे आता है, सॉरी 8 पे आता है, H 8 पे आता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करें कितना आया, 33 आ गया। ठीक है, H कहाँ पे आता है, 8 पे आता है, तो टोटल ऐड किया जाएगा तो 33 आएगा। अब आंट की बात आई, आंट को अगर हम देखें तो आंट में A 1 पे आता है, N कहाँ पे आता है, 14 पे आता है, और ये T कहाँ पे आता है, 20 पे आता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20, 10, 28, 21, और 21 में 14 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5, और दिस 35 ऑप्शन है, यस दिस इज करेक्ट। मतलब क्या है कि इसमें आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेटिकल का जो पोजीशन होता है उसको सिंपली क्या किया है, ऐड कर दिया है, सिंपली यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो सिंपली क्या कर रहा है, T की वैल्यू, H की वैल्यू, पोजीशन को ऐड करके आपको 33 ला रहा है। तो यहाँ पे आंट को भी आप ऐड कर दीजिए, सारे पोजीशन को ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। राइट, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, वह कौन सा मनोविज्ञान सिद्धांत है जो बताता है कि सभी मानवीय क्रियाएं अंततः सुख की इच्छा और पीड़ा से बचने की प्रवृत्ति से प्रेरित होती हैं। अब आपको देखो इसमें क्या है कि आपको आपके मतलब एक तरह से बेसिक टेस्ट कर रहा है कि आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, साफ साफ दिया है सुख की इच्छा, साफ साफ क्या दिया है, सुख की इच्छा और पीड़ा से बचना, तो क्या होगा, वो सुखवाद होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए इसको। इसमें बोला गया है यूज कस्टू अगर हम 80 कर रहे हैं, वाई कस्टू 96 कर रहे हैं, जेड 4 कर रहे हैं, टी 8 है, वी 6 है, तो सॉल्व दिस वैल्यू, मतलब यू माइनस दिस। तो सॉल्व करिए भाई इसको। यहाँ पर क्या दिया गया है, यू किस क्या ट्रिक क्या है, ऐसा करने का तरीका क्या है। इसमें जो यू जेड सारी वैल्यू दी गई है,
तो इसको सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो वैल्यू दी गई है जहां पर यू के प्लेस पे, अब आप अल्फाबेट वाला यू भी मत यूज कर लेना, आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। आप कहते अल्फाबेट में यू कुछ और होता है तो वो नहीं करना, आपको जो अल्फाबेट के अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो उसके आधार पर फिर यहाँ पे देखिए माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो बॉडमास का रूल भी फॉलो करना है आपको, मैथमेटिक्स का रूल भी बॉडमास का आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, यू में कितना है 80 लिख दीजिए, माइनस जेड कितना है यहाँ पर 4 दिया है, ये लीजिए, ठीक, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू कितना दिया है 96, इसके बाद डिवीजन दिया हुआ है दिस डिवाइड, वी की वैल्यू कितना दिया है 6, और उसके बाद क्या है प्लस टी, टी कहाँ है टी 8, दिस, समझ में बात। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि आपको वैल्यू रखते समय बहुत ध्यान देना है, अगर आपने एक भी वैल्यू गलत रख दी तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ सॉल्व करने में ध्यान क्या देना है, बच्चे क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे इसको, तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या है बॉडमास का भी रूल फॉलो करना है, BODMAS, ठीक है, बदमाश नहीं है बॉडमास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं कहीं, ऑफ तो कहीं है नहीं, सबसे पहले डिवीजन, क्या करेंगे डिवीजन, डिवीजन कहाँ पे है यहाँ पे है, एक सेकेंड, डिवीजन यहाँ पर है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, दिस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितने छक्के 96 होता है, 16 छक्के 96 होता है, मल्टीप्लाइड 4 लगा रहेगा, 80 माइनस लगा रहेगा, 80 माइनस वैसे ही रहेगा। अब आपको इसको समझाने के लिए नहीं तो ये आंसर आपका निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए बॉडमास के बाद ये काम हो गया, अब बचा क्या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 16 चौके 64, 8 माइनस 64 प्लस 8, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास फिर क्या आएगा एडिशन आएगा, समझिए एडिशन, ऐड करना है, ऐड किसको करना है, ऐड किसको करना है, जो जो वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करिए, कितना आया 88 आया, और 88 से क्या माइनस करेंगे 64, 88 64 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4 और दिस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस आपका आंसर आ चुका है। तो आपको बॉडमास को भी लेके चलना है साथ में, अगर बॉडमास को आपने डिस्टर्ब किया, अगर बिना बॉडमास की यूज नहीं किए क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो भी है सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारा लॉजिक क्या है, सारा कुछ वहाँ पे कैसे पैटर्न है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारे यूपीएसआई का 2021 का पेपर पैटर्न कैसा था रीजनिंग का। तो सारा कुछ करने के बाद अब इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि नेक्स्ट पेपर की तैयारी हमें कैसे करनी है, तो उसके तैयारी के लिए हमें बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है, तभी सिलेक्शन हो पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि देखिए आपको जो भी यूपीएसआई का बैच है, सारे बैच बहुत अच्छे तरीके से हम और हमारी टीम पूरा सब लोग मेहनत करेंगे, हमारे जो मैथ के टीचर हैं, ठीक है, और रीजनिंग के टीचर तो हम खुद ही हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी संदीप सर द्वारा, एंड जो बाकी सब्जेक्ट हैं जीके जीएस के सर अजय सर, ठीक है, सारे बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार करते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। आप लोग उनको जो भी वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखिए, अच्छे से फॉलो करिए और सिलेक्शन लीजिए। ओके, जय हिंद।